प्यारे बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हमको पढ़ना है मोल अवधारणा एवं विलयन की सांद्रता। तो आइए हमारा पहला हेडिंग इसमें मोलर द्रव्यमान। तो हम देखते हैं मोलर द्रव्यमान होता क्या है। जैसे हमारा कोई पदार्थ होता है या आपका पदार्थ होता है, तो ये जो पदार्थ होता है इसकी एक मूल द्रव्यमान को, अर्थात एक मूल द्रव्यमान का मतलब होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण या कणों की संख्या। कहा जाए किसी पदार्थ की 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कणों की संख्या को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, या किसी पदार्थ के एक मूल द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो मोलर द्रव्यमान होता है, जैसे हमको किसी अणु, परमाणु या किसी यौगिक का हमको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। जैसे हम मानते हैं कि आपका H2 आपका एक अणु है, जबकि एक अणु है, तो इस अणु का हमको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो हमको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो परमाणु हैं उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक के साथ साथ उसका हमको परमाणु भार भी याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, और इसमें दूसरा परमाणु आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है और उसका परमाणु भार 16 होता है। तो हमको H2 का अगर मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु इसमें हैं। तो देखिए H2 है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम क्या करते हैं 2, फिर यहाँ क्या करते हैं गुणा करते हैं। गुणा अर्थात क्या है, गुणे के चिन्ह में हम क्या करते हैं इसके परमाणु भार से गुणा करते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु भार आपका 1 होता है, अर्थात 2 गुणे 1। फिर अगला जब हम परमाणु लेते हैं तो दोनों परमाणुओं के मध्य में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात इसके मध्य में हम प्लस लगाएंगे। और अगला परमाणु आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हमारा परमाणु भार कितना है 16 है, तो इसको हम 16 लिख देते हैं। तो अगर इसको हम निकालें तो 2 एकम 2 होगा प्लस 16 अर्थात 18 होगा। तो कहा जाए जो H2 का मोलर द्रव्यमान होगा वह 18 होगा। अगर इसी प्रकार हम अगला यौगिक देखिए, तो अगर हम लेते हैं एल्कोहल, जैसे ले लेते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल हमने लिख लिया, एल्कोहल में हमने एथिल एल्कोहल, जैसा कि कक्षा 10 में आप लोग एथिल एल्कोहल के फार्मूले के बारे में जानते होंगे। तो जो एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C2H5 और OH। तो अगर हमको इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए कार्बन है, तो देखिए कार्बन कितनी संख्या है 2 है, अर्थात इसमें 2 कार्बन परमाणु है, तो हम क्या करेंगे 2 कार्बन परमाणु हो गया। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका परमाणु भार 12 होता है, तो 2 में हम क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे, अर्थात 2 गुणे 12। फिर देखिए आपका कार्बन परमाणु समाप्त होता है, इसके बाद आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ हमने 5 हाइड्रोजन परमाणु लिख दिए। इस बार देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1 होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे। फिर देख रहे हैं अगला परमाणु हमारा ऑक्सीजन है, तो हमने बताया कि 2 जो परमाणु आते हैं तो उनके मध्य में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो पुनः क्या करेंगे इसके मध्य में हम प्लस लगाएंगे। और देखेंगे ऑक्सीजन जो परमाणु है सिर्फ उसका परमाणु 1 ही है और उसका परमाणु भार हमको पता है 16, तो क्या करेंगे यहाँ 1 गुणे 16 हो जाएगा। पुनः देख रहे हैं इसके बाद आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 है। अगर हम इन पूरे पे करें तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस यह 16 हो जाएगा और प्लस 1। अगर इसको हम जोड़ें तो जाएगा 5 1 6 और 24 36, तो जाएगा 30 प्लस 16, तो यह हो जाएगा आपका 46। तो अगर हम कहें कि जो C2H5OH है
इसका मोलर द्रव्यमान तो ये आपका 46 होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, किसी भी यौगिक हो, अणु हो या क्या हो, परमाणु हो, तो उसका हम मोलर द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मोल। तो आइए मोल समझते हैं, मोल क्या होता है। तो हमने जैसा कोई परमाणु ले या कोई यौगिक ले या फिर कोई अणु लेते हैं, तो मान लेते हैं या आपका कोई अणु है या कोई परमाणु है या आयन है या यौगिक ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो अब तो जो हमने अणु, परमाणु या फिर जो भी यौगिक लेंगे उसका कुछ भार होता है। मान लेते हैं इसका भार क्या है, 15 ग्राम है, इसका कुछ भार होगा। अब भार के साथ साथ इसका कुछ मोलर द्रव्यमान होगा। जिसे हमने मान लेते हैं ये हमने HCl लिया है, तो इसका यह 15 ग्राम है और यह HCl के अणु है। तो HCl का जब अणु होगा, HCl का जब अणु होगा तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो मोलर द्रव्यमान होगा तो क्या करेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे और इसका कुछ मोलर द्रव्यमान आएगा। तो जो मोलर द्रव्यमान होगा, मान लीजिए इसका एक मोलर द्रव्यमान हमारा आएगा हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, अर्थात इसका मोलर द्रव्यमान आपका 36.5 हो जाएगा। तो कहता है मोल, तो जो मोल होता है इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल बराबर होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान, या फिर कहें यन इक्वल टू भार बटे अणु भार, या इसी अणु भार को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम मोल को परिभाषित करना चाहें तो किसी यौगिक या अणु या परमाणु के भार तथा उसके मोलर द्रव्यमान के अनुपात को उस यौगिक का एक मोल कहते हैं। जिसे अगर हम ज्ञात करें, लिखने में 46 ग्राम C2H5OH में कितने मोल होंगे। तो हमने इसमें लिखा है कि 46 ग्राम C2H5OH में कितने मोल होंगे। तो हम जानते हैं जो मोल होता है वह भार बटे अणु भार होता है। तो हमारा जो मोल होगा वो हो जाएगा भार बटे आपका अणु भार, या इसी को हमने कहा था मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो अब आइए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 46 ग्राम दिया है, अर्थात भार बराबर हमको दिया है। तो भार को हम W से प्रदर्शित कर रहे थे और इसका मान हमको दिया है 46 ग्राम। हमको क्या करना है, अणु भार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलर द्रव्यमान किसका ज्ञात करेंगे, C2H5OH का। तो हम C2H5 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, C2H5OH। तो C2H5 का मोलर द्रव्यमान हमने ज्ञात किया था, तो जो आया था वह 46 आया था। अब देखिए हमको यहाँ से भार प्राप्त हो गया और इसका मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो गया, और इन दोनों का मान अगर हम इसमें रख दें तो हमको मोल यन बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो जो यन होगा, अब देखिए W का मान हमारा कितना है, 46 है, इसको हमने 46 लिख दिए, और जो इसका मोलर द्रव्यमान है यह भी कितना है, 46 है। तो यह कितना हो जाएगा आपका 46, अर्थात 46 बटे 46 आपका यन बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो कहा जाए कि 46 ग्राम C2H5 में 1 मोल होंगे, अर्थात जो 46 ग्राम C2H5 होता है उसमें मोलों की संख्या 1 होगी। इसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक होता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता।
अब देखिए विलयन की सांद्रता होता क्या है। तो विलयन की सांद्रता जानने से पहले हम क्या करें, विलयन को जानने का प्रयास करें। तो विलयन होता क्या है, तो पहले हम विलयन को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन कहा जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, जिसमें कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए, दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, और दोनों का जो मिश्रण होना चाहिए वो आपका समांगी मिश्रण होना चाहिए। अर्थात विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। जो विलयन होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो इसमें विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो आइए हम विलेय और विलायक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। अब इस पात्र में हमने क्या किया, जल ले लिए। इस पात्र में जल को ले लिया। अब जल लेने पहुंचा, जिसमें हमने क्या किया, नमक को डाल दिए, या नमक को इसमें हम घोल रहे हैं। तो कहा जाता है जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता हो वह विलायक कहलाता है। जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल रहा है, तो देख रहे हैं जल क्या कर रहा है, नमक को अपने अंदर घोल ले रहा है, अर्थात नमक क्या होगा, आपका विलायक होगा। अब दूसरा है आपका विलेय। तो विलेय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो विलायक में आसानी से घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो कहा जाए जो विलयन होता है विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। तो हमने विलयन देखा भी, तो हमको इस बार देखना है विलयन की सांद्रता। तो जो विलयन की सांद्रता होती है वह तीन प्रकार की होती है। तो इसमें पहला होता है भार बटे भार सांद्रता। भार बटे भार सांद्रता। तो अगर हम भार और भार की बात करें तो इसमें एक तो आपका विलेय का भार होगा और दूसरा आपका विलायक का भार होगा। तो अभी हमने विलेय और विलायक के बारे में देखे। तो जैसे अगर हम क्या करते हैं भार और भार की बात करें, तो जिसे हमने कोई विलायक ले लेते हैं, अगर क्या है आपका विलायक है, और जो विलायक की मात्रा हो वह क्या हो, ग्राम में हो। अर्थात क्या हो, यह क्या हो, इसकी मात्रा क्या हो, ग्राम में हो। और इसमें हम जो विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं, और जो विलेय पदार्थ इसमें हम घोल रहे हैं वह भी क्या हो, ग्राम में हो। अर्थात जब विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं जब ग्राम में हो, इसको हम कहते हैं भार बटे भार सांद्रता, या इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान बटे द्रव्यमान सांद्रता। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान सांद्रता या भार बटे भार सांद्रता। और इसके बाद हमारा दूसरा होता है भार बटे आयतन सांद्रता। तो आइए देखते हैं भार बटे आयतन सांद्रता होता क्या है। अब देखिए हमने यह कोई विलायक ले लिया है, और जो विलायक हमने लिया है उसकी मात्रा अगर हम लीटर में नापे, ये आपका विलायक हो गया, और विलायक की मात्रा को अगर हम लीटर या मिलीलीटर में नापे, तो अगर मिलीलीटर में नापे या फिर लीटर में, लीटर में या फिर नापे या फिर मिलीलीटर में, और जिसमें हम जो विलेय पदार्थ हम घोल रहे हैं वह क्या हो, आपका ग्राम में हो या किलोग्राम में हो। ग्राम में भी हो सकता है और किलोग्राम में हो सकता है। अगर यह लीटर में होगा तो यह आपका किलोग्राम में होगा, अगर यह आपका मिलीलीटर में होगा तो यह आपका ग्राम में होगा। तो कहा जाता है किसी विलयन की जो सांद्रता हम ग्राम और लीटर दोनों में प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भार आयतन सांद्रता कहते हैं। और तीसरा है इसमें आपका आयतन बटे आयतन सांद्रता।
आयतन बटे आयतन सांद्रता। तो अगर हम जो विलायक और जो विलेय लिए हैं, अगर इन दोनों को, जो विलायक लिए हैं इसको भी हम क्या करें, लीटर में या मिलीलीटर में, लीटर में ले या फिर इसको मिलीलीटर में ले, और जो विलेय पदार्थ लिए हैं इसको भी क्या करें, लीटर में ले या इसको मिलीलीटर में ले। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आयतन की आवश्यकता होगी और यहाँ पर भी आयतन की आवश्यकता होगी। यह भी लीटर में है, यह भी लीटर में, यह भी लीटर में होगा तो यह भी मिलीलीटर में होगा। तो विलायक और विलेय दोनों ही क्या है, आपके आयतन में है। तो इस प्रकार की सांद्रता को हम कहते हैं आयतन बटे आयतन सांद्रता। इस प्रकार से हमारा विलेयों की सांद्रता हम ज्ञात करते हैं। तो अगला होता है इसमें हमारा विलेयों की सांद्रता को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो विलेयों की सांद्रता होती है इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो विलेयों की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं या निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसमें से हमारा पहला आता है मोलरता। मोलरता, तो अब देखिए मोलरता होता क्या है। इसे अब हम क्या करें, कोई 1 लीटर का हमने विलेय ले लिया, ये आपका 1 लीटर विलेय है, इसकी निश्चित मात्रा है वह 1 लीटर है। अब देखिए अगर 1 लीटर का विलेय है तो इस विलेय में आपके विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होंगे, अर्थात इसमें क्या होंगे, विलेय भी होंगे और आपके विलायक दोनों ही उपस्थित होंगे। अब कहा जाता है 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलुक संख्या को, तो हम इसमें क्या करें, विलायक की मोलुक संख्या को छोड़ दें, विलायक की मोलुक संख्या को छोड़ दें, सिर्फ क्या करें, विलेय की मोलों की संख्या को काउंट करें। तो कहा जाता है 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मोलरता कहते हैं। और जो मोलरता होता है इसको हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम मोलरता के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहें या प्राप्त करना चाहें तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए विलेय की मोल संख्या मतलब विलेय पदार्थ की कितना मोल इसमें घुला हुआ है और विलेय का आयतन कितना है। तो विलेय का आयतन हमने 1 लीटर लिया है, बच्चे आपका हो जाएगा विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन। तो अब जो हमने विलेयन का आयतन लिया है वह लीटर में है। तो देखिए यहाँ हमने 1 लीटर विलेयन लिया था, अर्थात जो विलेयन का आयतन होगा वह आपका 1 लीटर होगा या फिर लीटर में, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए हमने विलेय की मोलुक संख्या लिया है, तो यहाँ पर हमारा शब्द आ रहा है मोल। तो मोल बराबर हम जानते हैं भार बटे अणुभार। तो भार किसका होगा, विलेय का भार होगा और विलेय का अणुभार होगा। तो इसको लिखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अणुभार कहें या इसको मूलक द्रव्यमान, तो हमने आपको मूलक द्रव्यमान और अणुभार दोनों बताया था। और कुल के बटे है आपका विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन इसमें है लीटर में है, हो गया इतना। अब देखिए अगर इसको हम प्राप्त करना चाहें तो जो विलेय का भार होता है इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर कोई हम विलेयन बनाते हैं तो जो विलेय की मात्रा होती है वो विलायक से कम होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। तो जगह विलेय का भार जो होगा वो स्मॉल W हो जाएगा, और जो विलेय का अणुभार होगा अर्थात मोलर द्रव्यमान, तो इसकी भी मात्रा कम होगी, अर्थात इसको भी हम क्या करते हैं स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा स्मॉल यम। अब देखिए विलेयन का आयतन है, तो विलेयन का जो आयतन होता है अर्थात आयतन की बात करें
तो आयतन को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, बटे आपका कितना आ जाएगा आयतन, और यह आयतन कितने होगा लीटर में होगा, कितना आ जाएगा। अब देखिए अगर इसके बटे कुछ नहीं तो ऊपर ले जाए तो इसको लिखना चाहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं W अपान यम इंटू भी, और ये क्या होगा लीटर में। अगर हम इसमें क्या करें, इसको मिली लीटर में परिवर्तित करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात W गुणे 1000 या 1000 गुणे W, 1000 गुणे W बटे यम इंटू भी, यम इंटू भी। अब देखिए यहाँ जो आयतन होगा वो अब लीटर में न होकर मिली लीटर में होगा, अर्थात ये आपके क्या हो जाएगा आयतन मिली में होगा, मिली लीटर में, अर्थात इसको कहा जाए तो ml में होगा। तो हमने प्राप्त किया यम इज इक्वल टू 1000 गुणे स्मॉल w बटे यम इंटू भी, और ये किसमें होगा आपका मिलीलीटर में होगा, अर्थात हमारा यह मोलरता के लिए आपका सूत्र है। तो मोलरता हमने जाना, मोलरता के लिए आपका यह फार्मूला है। तो इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक मोललता। तो मोलरता के संबंधित है आपका मोललता। तो आइए हम मोललता के बारे में समझते हैं। देखिए मोललता होता क्या है, पहले देखिए मोललता होता क्या है। मोललता, अब मोललता होता क्या है, तो मोललता क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो अगर हम ले ली एक पात्र ले लिए, एक पात्र में क्या किया, कुछ विलायक ले लिए, विलायक की मात्रा अगर हम ले लें 1 लीटर है। अब जो विलायक हमने लिया है वो आपका 1 लीटर हो, ये आपका क्या है 1 लीटर का विलायक है। अगर इस विलायक को हमें विलयन बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, विलेय पदार्थ को घोलेंगे, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से विलेय पदार्थ को घोलेंगे। अब विलेय पदार्थ अगर इसमें हम घोलेंगे तो ये आपका विलयन हो जाएगा। अब विलयन होगा तो क्या होगा, इसके मूलों की संख्या होगी। तो कहा जाता है 1 लीटर विलायक में या फिर 1 लीटर शुद्ध विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अर्थात विलेय पदार्थ की जितने मोल इसमें घुले रहेंगे उसके मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। और जो मोललता होता है इसको हम स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम मोललता के लिए फार्मूला देखें तो मोललता होगा मोललता बराबर, इसको हमने स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित किए। तो अब मोललता क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय हम पदार्थ घोल रहे थे उसके मोलों की संख्या, और क्या होगा विलायक का भार, क्योंकि जो हमने विलायक लिया उसका क्या लेंगे हम भार लेंगे, क्यों हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग। और जो हम विलायक का भाग लेंगे वो हमेशा किलोग्राम होना चाहिए या फिर किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपका जो होगा वह किलोग्राम में होगा। अभी हमने पढ़ा मोलरता में जो विलेय की मोलों की संख्या होती है इसको हम W बटे M से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये हो जाएगा विलेय का भाग बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और बटे कितना आ जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और यह कितना होगा किलोग्राम होगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो जो विलेय का भार होता है इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे, और जो विलेय का अणुभार है इसको हम स्मॉल m से। अब देखिए यहाँ जो विलायक है
क्योंकि अगर हम विलेन बनाते हैं तो विलायक की मात्रा अधिक होती है। अर्थात अगर चीनी और हम जल को एक में घोलें तो देखते हैं कि चीनी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिसकी मात्रा कम है उसको हमने स्मॉल डब्ल्यू से, और जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात यह हो जाएगा हमारा कैपिटल डब्ल्यू, ये किसमें होगा, किग्राम होगा। अगर इसको हम ग्राम में प्रदर्शित करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, अर्थात ये हो जाएगा यम डैश इक्वल टू। तो हमने इस चैप्टर में मोलरता और मोलरता के बारे में पढ़े। तो देखिए हमने मोलरता के बारे में फार्मूला ड्राइव किया। तो इसके बाद अब प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।